हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैं गवर्नमेंट स्कीम करवाऊंगी एचपी टीजीटी आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, और इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हैं स्टूडेंट। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में ये सारे स्कीम जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, प्लस ये सारे स्कीम्स, या स्टूडेंट ये सब स्कीम मैं कवर करूंगी शॉर्ट एंड सिंपल में, तो इसको ज़रूर आपने नोट करना है। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये वीडियो तो है, लेकिन अगली वीडियो भी मैं लेके आऊँगी जो स्कीम रह गए हैं, तो सेकेंड पार्ट भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। तो इन सबको देखना है और इसको एक बार रिवाइज करके लेके जाना है स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और A to Z हम स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। लॉन्च डेट तो आपको टिप्स पर याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनिस्ट्री पता होना चाहिए और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मालूम होना चाहिए स्कीम्स के रिगार्डिंग। तो अगर लॉन्च डेट देखें तो 28 अगस्त 2014 को ये लाया गया था। ओके, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है सभी को बैंकिंग सुविधा मिलनी चाहिए, राइट। अगर हम देखें तो इसमें बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, पेंशन, क्रेडिट मीन्स लोन भी दिया जाएगा। ये जीरो बैलेंस अकाउंट है स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और ये जो डेबिट कार्ड होगा वो रुपए डेबिट कार्ड होगा। यहाँ पर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलेगा 2 लाख तक। ओके, ये याद रखिएगा। लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा 30,000। इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, मतलब लोन ले सकते हैं अप टू 10,000। और ये डीबीटी को भी सपोर्ट करता है। डीबीटी क्या होता है? जो सरकार बेनिफिट देना चाहती है और डायरेक्टली बेनिफिशियल के पास पहुंचे उसको डीबीटी बोलते हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि बैंक अकाउंट होगा तो सरकार जो भी सुविधा है वो उनके अकाउंट में जो है सेंड कर देंगी। ये रूरल एरिया को सपोर्ट करने के लिए लाया गया था और वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। तो ये था प्रधानमंत्री जन धन योजना। चलिए नेक्स्ट स्कीम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है, वो है पीएम मुद्रा स्कीम। अगर हम देखें तो पीएम मुद्रा स्कीम, मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, जो कि लॉन्च हुआ था 8 अप्रैल 2015 में। इसके तहत लोन दिया जाएगा। किसको लोन दिया जाएगा? तो इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। इसमें एक चीज चेंज हुई है, इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर कोई शिशु है, अब बोलोगे मैम इसको किस बेस पर डिवाइड किया गया है, तो वो देखा जा रहा है कि वो जो कैटेगरीज है, मतलब कि वो जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज भी मत बोलेंगे, जो ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर है वो कितनी देर से हैं, तो उसी के बेसिस पर उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई शिशु है, मतलब कि बहुत अभी अभी आया है मार्केट में, तो उसको 50,000 तक लोन दिया जाएगा। किशोर है, थोड़ा मेच्योर हो गया है, तो 50 से 5 लाख। इसको चेंज किया गया है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले तरुण को 10 लाख तक दिया जाता है, अभी 20 लाख हो गया है। तो ये याद रखिएगा, पीएम मुद्रा योजना और मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है। लॉन्च डेट आपने बिल्कुल ही याद करना है, 8 अप्रैल 2015 को ये लाया गया है। मतलब जो हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर है उनको डेवलपमेंट करने के लिए। एमएसएमई आपको पता है, एमएसएमईज जो है उसको प्रमोट करने के लिए सरकार बहुत सारी चीज़ें करती हैं, तो वन ऑफ द ये स्टेप था। नेक्स्ट स्कीम देखो क्या है, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की बात करें तो 9 मई 2015 को लाया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसको जो रेगुलेट करता है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। ये किसके लिए लाया गया था? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जो कि रजिस्टर नहीं होते हैं ना, जो रजिस्टर नहीं होते हैं उनको सरकार के द्वारा सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है, उसी के तहत ये लाया गया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए।
अब यहाँ पर अटल पेंशन है, तो पेंशन की बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करना है। अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है वो 18 से 40 वर्ष का है तो उसमें ये रजिस्टर करवा सकता है, उसको पेंशन मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो 60 साल मतलब आफ्टर 60 ईयर के बाद मिलेगा। उसने जितना कंट्रीब्यूशन किया है उसी के बेसिस पर उसको 1000 के मल्टीपल्स में उसको मिलेगा। मीन्स 1000 से 5000 के बीच में उसको मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि उसने कितना डिपॉजिट किया है जब वो 18 से 40 वर्ष में, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जितना उसने डिपॉजिट किया है उसी के बेसिस पर उसको आफ्टर 60 ईयर जो है पेंशन मिलेगा। इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा अंडर सेक्शन 80C के दौरान, और इसमें नॉमिनी फैसिलिटी भी है। अगर जिसका नाम था, जिसके नाम पर ये पेंशन था, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको नॉमिनी मतलब उसकी वाइफ को पैसा मिल जाएगा। ये क्यों लाया गया था? क्योंकि ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटीज़ के लिए, वो सरकार पर या लोगों पर डिपेंड ना हो, वो आत्मनिर्भर बने, इसीलिए स्कीम ये लाई गई थी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट स्कीम देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगर मैं बात करूँ तो 2019 भी याद रखना, 2018 भी याद रखना, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा 2018 ही इसको टिक किया जाता है, तो 2018 याद रखिएगा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। अब ये अगर हम देखें लॉन्च कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर लाया गया था। ये फार्मर को सपोर्ट करने के लिए स्कीम लाई गई थी, क्योंकि ये अभी जितने भी स्कीम्स कराऊंगी मैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर मीन्स फार्मर के लिए सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग है फार्मर, मतलब कि उनको इनकम सपोर्ट दिया जाएगा लैंड होल्डिंग फार्मर, ताकि वो इनपुट खरीद पाए और डोमेस्टिक नीड्स मतलब उनकी डे टू डे नीड्स होती हैं उनको वो फुलफिल कर पाए। स्कीम लाई गई थी। इसमें 6000 रुपये एक साल में दिया जाएगा, और ये 3 इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर दिया जाएगा, 2-2 हज़ार करके। तो हर 4 महीने एवरी 4 मंथ के बाद उनको 2-2 हज़ार दिया जाएगा, और एक साल में उनको 6,000 दिया जाएगा स्टूडेंट, राइट। ये है तो ऑल लैंड होल्डिंग मतलब वो मीडियम है या माइक्रो है, स्मॉल है, सारी लैंड होल्डिंग फार्मर को ये मिलेगा पैसा। ठीक है, ये है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, नोट करिएगा। फिर देखेंगे पीएम फसल बीमा योजना। बीमा मतलब इंश्योरेंस, मतलब कि यहाँ पर एग्रीकल्चर का इंश्योरेंस की बात की जा रही है। ये भी मिनिस्ट्री सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा। अगर नेचुरल या कोई भी क्लैमिटीज या कोई भी लॉस होता है, नेचुरल क्लैमिटीज के तहत अगर लॉस होता है तो यहाँ पर इंश्योरेंस दिया जाएगा। खरीफ के लिए उनको 2% का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, रबी के लिए 1.5% प्रीमियम पे करना होगा, और कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर के लिए उनको 5% का प्रीमियम पे करना होगा। ये कवर किया जाएगा डॉट, फ्लड, साइक्लोन, पेस्ट, ये सारे अगर किसी भी कारणवश अगर इन कारणवश से क्रॉप फेलियर हो जाता है तो इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत उनको भरपाई दी जाएगी। इसमें जो इम्प्लीमेंट कर रहा है और इंश्योरेंस जो कंपनी है वो है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। यहाँ पर फार्मर की इनकम स्टेबल रहे, वो ऐसे ना हो कि हाँ हमने इतनी मेहनत किया और ड्यू टू अनसर्टेनिटी हमारा सारा का सारा क्रॉप फेल हो गया, ऐसे वो ना सोचे, इसीलिए उनका इनकम सपोर्ट मिले, उनका इनकम स्टेबिलिटी रहे, इसीलिए इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है। बहुत एक एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो पीएम कृषि सिंचाई योजना, मतलब इरिगेशन के लिए ये स्कीम लाई गई है। 1 जुलाई 2015 को ये लाया गया था। इसका टैगलाइन है हर खेत को पानी, इरिगेशन टू एवरी फील्ड। इसमें माइक्रो इरिगेशन को फोकस किया जाएगा, जैसे कि ड्रिप हो गया, स्प्रिंकल हो गया, इस पर फोकस किया जाएगा। इसमें लोन दिया जाएगा, जैसे कि मान लो कि कोई किसान है, उनको इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, तो ये स्कीम के तहत उनको लोन दिया जाएगा, और ये भी इंटरेस्ट फ्री होगा फर्स्ट 2 ईयर के लिए।
वाटर एफिशिएंसी इंक्रीज होगा और जिससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। फिर आता है ई नेम। आपको पता है कि एपीएमसी मार्केट है। अब ये सारी एपीएमसी मार्केट मतलब जो सरकारी मंडीज हैं उसको हमने फिजिकली फॉर्म में ना के डिजिटली फॉर्म में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया ऑनलाइन। और ये जो इनिशिएटिव लाया गया था वो ई नेम के तहत लाया गया था। इसका फुल फॉर्म देखो, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 2016 के तहत लाया गया था। ये डिजिटल है, यूनिफाइड, मतलब कि जो मार्केट होना चाहिए वो एक मार्केट होना चाहिए। सारे जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, वो आके इसी मार्केट से ले। जैसे कि मान लो कि कोई नॉर्थ का फार्मर है, साउथ में बेचना चाहता है, साउथ का फार्मर नॉर्थ में बेचना चाहता है, तो वो ना ऑनलाइन ही बाय सेल कर ले। और ये इनिशिएटिव ई नेम के तहत लाया गया। इसको प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अगर हम देखें तो सारी ही एपीएमसीज जो मार्केट है उसको कनेक्ट किया गया था ये स्कीम के तहत। इसका बेनिफिट क्या होगा, रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी होगा, मार्केट एसेस होगा, और इसमें जो लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगेगी। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर कोई फार्मर है उसको सेल करना है बहुत ज़्यादा दूर में, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता है। तो यहाँ पर जो कस्टमर है, जो जिसको खरीदना है, वो वहीं से जहाँ मतलब कि उस फार्मर से जाके खरीद लेगा। तो फार्मर को एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी स्टूडेंट। और जितने भी हमारे जो मंडीज़ हैं उनको यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है। फिर देखो पीएम किसान मानधन योजना लाया गया है। ये यहाँ पर 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनको क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा फार्मर के लिए। अब फार्मर भी कुछ टाइम तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद अगर उनको रिटायर हो जाते हैं एग्रीकल्चर से तो वो किसी पर डिपेंड हो जाए, तो डिपेंड ना हो 60 साल के बाद। इसीलिए स्कीम सरकार के द्वारा लाया गया। इसमें उनको 3000 मिलेगा पर मंथ पोस्ट रिटायरमेंट, मतलब आफ्टर 60 ईयर। और इसमें जो रजिस्टर कर सकते हैं वो 18 से 40 वर्ष में रजिस्टर ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब याद रखना है आपने। इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जब वो 18 से 40 वर्ष में रजिस्टर करते हैं तो उनको कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा मंथली, वो 55 से 200 के बीच में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसको LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। समझ रहे हो, तो एक एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना। यहाँ पर बेसिकली हमने ऑर्गेनिक फार्मर को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई है, क्योंकि आपको पता है कि हमने इतनी सॉइल को हमने डिग्रेड कर दिया है, सॉइल की फर्टिलिटी क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है। तो हम ना ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट हो रहे हैं स्लोली, क्योंकि एकदम से शिफ्ट नहीं हो सकते, तो इसीलिए लाया गया। तो 2015 में ये स्कीम लाई गई थी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए। यहाँ ना हम ना जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग है उससे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट होंगे। यहाँ पर फार्मर को ट्रेन किया जाएगा और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए मार्केट बाजार भी लाया जाएगा। अब सिर्फ प्रोड्यूस करने से तो नहीं होगा, उसके लिए मार्केट भी चाहिए। ओके, इसीलिए स्कीम लाई गई थी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। यहाँ पर सभी को फूड सिक्योरिटी देना है और ये मिशन है स्टूडेंट। तो ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2007 में। क्वेश्चन पूछा गया है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा किया गया है। ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है और यहाँ पर इसका टैगलाइन है किसान की उन्नति देश की प्रगति। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसी के बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लाया गया था 2013। ओके, ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट स्कीम देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। यहाँ पर मतलब कि फार्मर को ट्रेनिंग देने के लिए, शिक्षा देने के लिए स्कीम लाई गई थी 2016 में। उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए नेचुरल काउ बेस्ड फार्मिंग, मतलब नेचुरल वे से कैसे फार्मिंग करनी है, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर और करिकुलम डेवलपमेंट होगा, फार्मर को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा कि वो सस्टेनेबल वे से फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, ये स्कीम के जरिए दिया जाएगा।
नेक्स्ट स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि 2007 में लाया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। यहाँ पर ना होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और अलाइड मीन्स हमारी प्राइमरी सेक्टर मिलके बना है हमारी एग्रीकल्चर प्लस अलाइड सेक्टर से। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर होलिस्टिक मतलब विकास मीन्स हमने ना अपने कृषि मीन्स एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है। तो यह है, क्योंकि आपको पता है कि इस पर ज़्यादा लोग डिपेंड है लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अभी ही सर्वे के अकॉर्डिंग देखूँ तो सिर्फ 16% है। तो इसको बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, इम्प्लीमेंट ये 11th and 12th 5 ईयर में कर लिया गया था। फिर नेक्स्ट स्कीम है रेजुवेनेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ये स्कीम लाई गई, ये 2017 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ना हमने फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाना है स्टूडेंट। यहाँ पर फार्मर के एफर्ट को स्ट्रेंथन करनी है, इंक्रीज करनी है, रिस्क को कम करना है फार्मिंग में, और एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योर इन एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना है। अगर आप लोग सर्वे और बजट देखते हो तो बजट में सरकार ने बोला है कि एग्रीकल्चर को हम यूनिकॉर्न सेक्टर बनाने की यहाँ पर बात चल रही है। फिर अगर हम देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड जो कि लाया गया था किसान के लिए, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए वो पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि लॉन्च हुआ था 1998-99 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक इसको इम्प्लीमेंट मतलब किसान क्रेडिट कार्ड इन सारे बैंक से ले सकते हैं किसान। यहाँ पर टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर को, राइट। यहाँ पर इनकम सपोर्ट दिया जाएगा कि जब उनके पास जो होता है, अगर उनको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो उस दौरान वो पैसे ले सकते हैं, राइट। ये चलो नेक्स्ट स्कीम देखेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना। ये है जीवन ज्योति मतलब एग्रीकल्चर का खत्म हो गया है। अब हम इंश्योरेंस स्कीम देखेंगे। तो 9 मई 2015 को ये स्कीम लाया गया था स्टूडेंट। ये गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी की लाइफ अगर चली जाती है और उनको लगता है कि मेरी लाइफ के बाद मेरे परिवार को कौन देखेगा, तो उसके लिए स्कीम लाया गया है स्टूडेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये है, ये जन सुरक्षा योजना का पार्ट है। इसी में हम देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कवर किया जाएगा जिनके पास लो इनकम फैमिली है। लो इनकम फैमिली के लिए ये स्कीम लाया गया है। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई 18 से 50 वर्ष में है तो वो एलिजिबल है स्कीम में रजिस्टर करने से। उसका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसको 2 लाख तक लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। अगर किसी प्रकार से डेथ होता है, सुसाइड इसमें इंक्लूड नहीं होती है, नेचुरल या एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उनको 2 लाख रुपए मिलेगा। इसमें जो प्रीमियम पे करना होता है ईयरली वो 436 है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो वो रजिस्टर 18 से 50 वर्ष तक कर सकते हैं, लेकिन ये कवरेज जो मिलेगा वो 55 ईयर तक मिलेगा। ओके 55 ईयर तक अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको मिलेगा। और इसको एजेंसी की बात करें, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो वो LIC है एंड अदर लाइफ इंश्योरेंस, मतलब कि जो LIC है वो मेन है और भी जो कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करती हैं जो कि LIC के द्वारा अप्रूव है तो वो भी कर सकती हैं और इसको बैंक के थ्रू ऑपरेट किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं तो इसमें जो पैसा है वो हर साल रिन्यू करना होता है और ऑटो डेबिट अपने आप डेबिट हो जाता है बैंक अकाउंट से, ठीक है। ये चीज़ है। नेक्स्ट स्कीम देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये क्या था स्टूडेंट? जीवन ज्योति बीमा योजना। ये लाइफ इंश्योरेंस है, ये नॉर्मल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ठीक है। ये है तो ये 9 मई 2015 को, अगर मैं इस स्कीम की बात करूं तो ये कोलकाता से हमारे PMG के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और सेम दिन आया था ये 9 मई 2015 को। ये भी जन सुरक्षा योजना का पार्ट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर लो कॉस्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जाता है, ओके, यहाँ पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा, मतलब कि मान लो किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है तो जो वो हेल्थ है और हेल्थ जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो उसको कवर करने के लिए स्कीम लाई गई है।
अब इसमें कौन एलिजिबल होते हैं, तो अगर कोई 18 से 70 वर्ष का है तो एलिजिबल होता है, और उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसको ना एक साल में 20 रुपए याद रखिएगा, चेंज हो गया है ये, ऑटो डेबिट हो जाएगा। अगर एक्सीडेंट होता है और पूरा का पूरा डैमेज होता है तो 2 लाख मिलेगा, और अगर पार्शली डैमेज होता है तो उसको 1 लाख मिलेगा। ओके, ये चीज़ है। 1 ईयर पॉलिसी है, मतलब कि हर साल इसको रिन्यू करना पड़ता है स्टूडेंट। अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इसको कर सकती हैं, और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है इस स्कीम के जरिए। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का स्कीम। समझ आया? चलो नेक्स्ट स्कीम देखेंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये क्या है? ये 1 जनवरी 2004 को लाया गया था। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये स्कीम लाया गया था, और इसमें जो रेगुलेटर है वो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर कोई भी 18 से 70 वर्ष का है तो वो एलिजिबल होता है। ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। इसमें ना जो है न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर फॉर द न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, बट यहाँ पर आर्म फोर्सेस के लिए नहीं है। और इसमें बेसिकली गवर्नमेंट के लिए लाया गया था, लेकिन 2009 से स्टूडेंट ऑल सिटीजन के लिए ओपन हो गया, और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है। तो 2009 में सभी के लिए ओपन हो गया है नेशनल पेंशन स्कीम। ये लॉन्ग टर्म सेविंग और इनकम सिक्योरिटी देगा आफ्टर रिटायरमेंट, है ना, आफ्टर रिटायरमेंट देगा। तो यहाँ पर ये है। चलो नेक्स्ट स्कीम 2004 को आया था, लेकिन 2009 में सभी को, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखो आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के जरिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाया गया था। शॉर्ट नाम भी आपको याद रखना है, शॉर्ट नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 23 सितंबर 2018 से को झारखंड से, रांची झारखंड से लॉन्च किया गया था। ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर लाया गया है, अंडर है ये। अगर हम देखें तो इसमें ना सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, और इसके तहत 5 लाख पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा, और ये कैशलेस होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 5 लाख तक पैसा दिया जाएगा, वो भी कैशलेस है, मतलब डिजिटली दिया जाएगा। ये पुअर और वर्नेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको टारगेट किया जाएगा। और ये स्कीम की बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये। ठीक है, ये स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना है आपने। फिर देखो नेक्स्ट स्कीम स्वच्छ भारत मिशन। ये 2 अक्टूबर 2014 को लाया गया था। बेसिकली आपको पता ही है कि कितनी गंदगी है, मतलब ये सारी प्रॉब्लम, जैसे कि लॉन्ग सैनिटेशन हिस्ट्री रही है इंडिया की, ये प्रॉब्लम थी। बहुत सारे रूरल सैनिटेशन नहीं था। अगर हम देखें तो इसके तहत 2014 तक हम देखें तो सैनिटेशन कवर ओनली 39 ही सैनिटेशन कवरेज थी, जिसको वुमेन, चिल्ड्रन और जो हमारी वर्नेबल ग्रुप है उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और आपको पता है कि ओपन में शौचालय था, इसको कम करने के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन लाया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज और क्लीन करने के लिए, हाइजीन करने के लिए, पब्लिक हेल्थ जो है सही हो हमारे भारत में, ये स्कीम लाई गई थी, और बहुत अच्छे लेवल पर ये लाया गया था। तो जो ओपन जो शौचालय है उसको कम करने के लिए, क्लीन और हेल्दी इंडिया को बनाने के लिए, है ना, ये स्कीम लाई गई थी 2014 को। चलो नेक्स्ट स्कीम देखेंगे नेशनल हेल्थ मिशन। इसके तहत 2 है, यहाँ पर देखो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, 2 स्कीम है, मतलब गांव के लिए भी शहर के लिए। गांव का है 2005 में आया स्टूडेंट, और शहर का है 2013 में आया, इसको याद रखिएगा। अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, क्वालिटी हेल्थ केयर होनी चाहिए स्कीम के तहत।
ये गांव शहर पुअर को टारगेट किया जाएगा इस स्कीम के तहत। इसका मेन एम है कि जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, और जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है उसको कम करने के लिए, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है इनको इम्प्लीमेंट करती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये चलो फिर है सुकन्या समृद्धि योजना। ये 22 जनवरी 2015 को लाया गया था अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। यहाँ पर जो बिलो 10 ईयर है, मतलब जो गर्ल हैं जो 10 साल से यहाँ पर बिलो हैं, उन वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, मीन्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस स्कीम के तहत। जो मिनिमम मैक्सिमम जो है वो 2 अकाउंट, अगर ट्विंस है तो 3 अकाउंट है, मतलब कि 3 अकाउंट खुलवा सकता है पर फैमिली, इंडियन सिटीजन के लिए ये है। इस स्कीम के तहत जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 250 से 1.5 लाख तक होगा, 250 से 1.5 लाख तक होगा। ओके, यहाँ पर कितने साल तक, 15 साल तक यहाँ पर इन्होंने बोला है, मतलब जिस डेट को खुलवाया है उससे 15 ईयर तक इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, मिनिमम मैक्सिमम याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये कंपाउंड एनुअली, मतलब इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्वार्टरली अपडेट होगा, और ये माफ़ कीजिएगा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर ये डिसाइड किया जाता है, क्वार्टरली बाय द गवर्नमेंट इसको रेट को अपडेट किया जाएगा। ये आफ्टर 18 ईयर विड्रॉल कर सकते हैं, या 10 जो 10th क्लास है पास किए हैं, हमारी जो बच्चियां हैं उनका पास किया है वो विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब पैसा विड्रॉल कब कर सकते हैं, जब वो 18 वर्ष के हो जाते हैं। अगर उनको विड्रॉल करना है तो 50% जो है वो एजुकेशन के लिए और 100% मैरिज के लिए वो कर सकते हैं, प्री मेच्योर क्लोजर के लिए। ओके, डेथ पर कंपनसेशन मिलेगा, और इस पर जो पैसा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, तो उसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, अंडर सेक्शन 80C के तहत ये ना सेविंग करने के लिए और बच्चियों को एजुकेशन देने के लिए, जो है गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। तो जो एलिजिबल कौन है, अगर वो 10 साल से छोटी हैं, मैक्सिमम 2 अकाउंट, अगर ट्विंस हैं तो 3 अकाउंट। अब मिनिमम मैक्सिमम याद रखिएगा, और यहाँ पर 21 ईयर टेन्योर है, 15 साल तक कर सकते हैं, मतलब 21 ईयर के बाद इसका टेन्योर मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलो आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है ये, फिर रूरल भी होता है। तो अर्बन की बात करें तो वो 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, ये मिनिस्ट्री के अंडर ये 2015 में बेसिकली यहाँ पर अर्बन हाउस, शहर में सभी को पक्का हाउस मिले, ये उद्देश्य देखते हुए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना यू के तहत लाया गया था। ठीक है, ये है कि सभी को जो एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड हैं, जिनको क्राइटेरिया देखा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया उनको पक्का हाउस दिया जाएगा 2022 तक। और ये जो है 75 जो हमारा ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, सभी को क्या है हाउस मिल जाए, ये हमारा उद्देश्य था। और इसी के तहत जो है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल भी आया, मतलब गांव में सभी को घर मिले, ये 2016 में आया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पर हाउसिंग शॉर्टेज को एसेस करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, सभी को हाउस मिले, ये हमारा एम था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के जरिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की बात करें तो ये 25 सितंबर 2014 को लाया गया था। मतलब कि हम ना किसी और पर डिपेंड ना हो, कोई भी चीज़ के लिए हम जो भी चीज़ें बनाते हैं, चाहे गुड्स हो सर्विसेज हो, हम भारत में ही बनाए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, ये एम था मेक इन इंडिया, जो कि 2014 में लाया गया था। और हमने ग्लोबल मैन्युफैक्चर हब बनना है, मतलब हमारा गुड्स जो है वो ग्लोबल लेवल पर सप्लाई हो, हमारा ये उद्देश्य था। हम ना जैसे ऑटोमोबाइल, आईटी, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, रेलवे, इन सब पर हम अपने भारत में चीज़ें बनाएं। ठीक है, ये है।
और हमने ना एफडीआई के नॉर्म्स जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भी लिबरलाइज कर दिया कि आप इंडिया में आओ और आप इन्वेस्टमेंट करो, मैन्युफैक्चर करो, ठीक है। और इसके तहत हमारे सोचा कि हम 10 मिलियन जॉब क्रिएट कर लेंगे 2025 तक, इन्होंने बोला। तो हम मैन्युफैक्चर, इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन, मतलब मेक इन इंडिया का मेन उद्देश्य था कि हम मैन्युफैक्चर, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हमारा इतना डेवलप नहीं है, तो इसको डेवलप करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, ठीक है। ये फिर है पीएम प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। स्वनिधि का फुल फॉर्म स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये 1 जून 2020 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर लाया गया था। ये कोविड-19 में किसके लिए लाया गया था, तो जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए लाया गया था। यहाँ पर सरकार जो है लोन देती है ताकि स्ट्रीट वेंडर की जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सके, वो अपना ठेला लगा सके, इसीलिए। तो सेंटर सेक्टर स्कीम्स हैं, फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। देखो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो स्ट्रीट वेंडर जो हैं वो अर्बन इकोनॉमी में क्या करे, कंट्रीब्यूट करें। यहाँ पर जो सरकार जो लोन देगी वो कोलेट्रल फ्री लोन देंगी ताकि वो रीस्टार्ट कर सके और सस्टेन बिजनेस चला सके। यहाँ पर अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए अफोर्डेबल गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए सरकार ये स्कीम लाई गई थी। यहाँ पर उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इसी जरिए होगा। अगर वो ठेला लगाएगा, और आपको पता ही है कि हर जो वेंडर वाला होता है अब सबके पास पेटीएम होता है, तो उससे हमारा जो डिजिटलाइजेशन है वो भी प्रमोट होगा। ओके, ये है, हम इकोनॉमी को मोबाइल करेंगे, इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन अपॉर्चुनिटी होगा वेंडर के लिए, मतलब कि वेंडर के लिए भी, स्ट्रीट वेंडर के लिए भी हम इकोनॉमिक मतलब कि पैसा देंगे ताकि वहाँ पर भी मोबिलाइजेशन हो, हमारा हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या हो, डेवलप्ड हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है ना, इसीलिए। स्वनिधि स्कीम के तहत हमने स्ट्रीट वेंडर को सेल्फ रिलायंट बनाना है, मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और कब आया था, कौन सी मिनिस्ट्री है, और ये कोविड-19 में लाया गया था। चलो नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो वो है नव्या इनिशिएटिव। बेसिकली यहाँ पर यंग गर्ल्स को स्किल दिया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा ये स्कीम के जरिए। नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंस गर्ल्स, ठीक है, ये है। तो जून 2025 को ये लाया गया, मीन्स अभी ही लाया गया है। और ये जॉइंट इनिशिएटिव है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये दोनों मिनिस्ट्री है। अगर हम देखें तो कौन से गर्ल्स को कवर किया जाएगा, 16 से 18 के लिए। और ये जो है हमारा ये काम है टूवर्ड्स जो हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक, 2047 तक हमने डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। उसका मेन मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ही तो हम बन पाएंगे, तो उसका ही पार्ट है ये स्कीम। तो हम ना जो हमारा एडोलेसेंस जो गर्ल है उसको वोकेशनल और एस्पिरेशनल हमने बनाना है। ओके, तो एडोलेसेंस है यंग एडोलेसेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे अटल टिंकरिंग लैब। ये स्कूल में ये इनिशिएटिव लाया गया था, अटल इनोवेशन स्कीम के जरिए ही लाया गया था। और ये ना अभी बजट और सर्वे में भी लिखा हुआ है, स्टूडेंट बजट में बेसिकली लिखा हुआ है कि लॉन्च 2016 में किया गया था अंडर अटल इनोवेशन मिशन। मैंने आपको बताया इसका पर्पस क्या है कि हमने ना क्रिएटिविटी को एनकरेज करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग करना है। स्टेम मतलब जो हमारा साइंस स्ट्रीम है, मतलब ये ना होना चाहिए कि थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। तो ये है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग इतनी बार बताती हूँ मैं, सीडीपी में वही चीज़ है। डिज़ाइन थिंकिंग करना है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग को करना है, तो यही जॉन डीबी का कंसेप्ट यहाँ पर है। इनको क्या क्या दिया जाएगा, रोबोटिक किट्स दिया जाएगा, 3D प्रिंटर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म इनको करवाया जाएगा स्टूडेंट। तो इनोवेशन और साइंस लाया जाए स्कूल में, स्कूल बच्चों के लिए। तो वैसे एनईपी में हमने किया था ना कि अबव 6 ईयर के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग वोकेशनल एजुकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अबव 6 ईयर के लिए वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब। अभी जब बजट की बात करें तो 50 अटल टिंकरिंग लैब्स खुलवाने की बात की गई है। ओके, ये चलो नेक्स्ट स्कीम देखेंगे
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये भी अभी के बजट का स्कीम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 16 जुलाई 2025 माफ कीजिएगा 2025 को अप्रूव किया गया और ये अक्टूबर 2025 को यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अगर देखें इसमें बजट इतना एलोकेट किया गया है, इतने लाख करोड़। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये स्कीम के जरिए हमने ईल्ड क्या होता है, रिटर्न, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, इरिगेशन, यहाँ पर ना मशीन्स लेके आना है, इनकम ग्रोथ हो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, सस्टेनेबल फार्मिंग हो, वुमेन और अलाइड सेक्टर भी फोकस किया जाएगा स्कीम। अगर मैं बजट की बात करूं तो ये देखो, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके तहत 100 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया है ताकि हम ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करें और वहाँ पर फोकस करें, जिसके जरिए यहाँ पर बोला है कि 1.7 करोड़ फार्मर को बेनिफिट होगा। तो ये स्कीम यहीं से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इस बजट में नया ये स्कीम लाया गया है। ठीक है, ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट स्कीम देखेंगे, ग्रीन इंडिया मिशन, जो कि लॉन्च हुआ है 2014 में और ये पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको पता ही है सारे देश ने जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पर फोकस किया है कि हम इतने एमिशन को कम कर देंगे, तो इसी के ज़रिए ग्रीन इंडिया मिशन भी लाया गया है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जाएगा और यहाँ पर फॉरेस्ट क्वालिटी को और इको सिस्टम को हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे ये स्कीम के ज़रिए। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ कमेटी इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली जो हम इतनी पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना CO2 जो जनरेट कर रहे हैं, उसको कम करने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन, इसके तहत बहुत सारी चीज़ें लाई गई थी स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बताऊं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की लाया गया था कि सरकार उससे ग्रीन बॉन्ड से पैसा जनरेट करेंगी और वो जो हमारा नॉन फॉसिल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर फोकस किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ग्रीन बैंकिंग कंसेप्ट भी चलता है। ये सब ग्रीन बैंकिंग मतलब लोन दिया जाएगा बैंक के थ्रू फॉर द ग्रीन हाउस, मतलब कि यहाँ पर ग्रीन डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि हम इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, राइट। ये चलो नेक्स्ट स्कीम देखेंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, मतलब फंड दिया जाएगा शहरों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। और ये कौन से बजट की बात की गई थी स्टूडेंट, 23-24 में, जहाँ पर अमृत काल विजन था, उसके जरिए ये लाया गया था। यहाँ Tier 2 और Tier 3 सिटीज, ध्यान रखिएगा, उस पर स्ट्रेंथन किया जाएगा और अर्बन डेवलपमेंट किया जाएगा। और ये किसके बेस्ड है, तो हम गांव को, पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हम गांव को ना बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि गांव को हमने डेवलप करना है। तो गांव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिए ही हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लेके आए। इसको मैनेज किया जाएगा नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा और इसमें इनिशियल कितना पैसा दिया गया है, 10,000 करोड़ दिया गया है। इसमें वाटर सप्लाई, सी वेस्ट, सैनिटेशन, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट को देखा जाएगा। यहाँ पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्मॉल सिटीज को डेवलप करने के लिए, तो बेसिकली फंड देंगे तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा। तो ये फंड कहाँ से मिलेगा, इस स्कीम के जरिए मिलेगा, समझे। चलो नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। फिर है PM विश्वकर्मा योजना, जो कि 17 सितंबर 2023 को लाया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये मैनेज करेगा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, यहाँ पर विश्वकर्मा योजना किसके लिए गया था, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो हम ना चाइना पर बहुत ज़्यादा रिलाई हो गए थे। तो हम ना दिवाली में जो हमारे छोटे जो आर्टिसंस वगैरह होते हैं, क्राफ्ट पीपल होते हैं, जैसे दिए बनाने वाले होते हैं, हम उनसे कुछ भी नहीं लेते थे। तो सरकार ने ये स्कीम लाई थी 2023 में, ताकि जो हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे कि आर्टिसंस हो गए, क्राफ्टमैन हो गए, मैनुअल टूल बेस्ड ट्रेड जो करते हैं, उन पर उनका सामान या उनकी जो सामान बिके, क्योंकि जब से इससे पहले मैं आपको बताऊं तो ये सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन में जा रहा था। फिर ये स्कीम लाया गया था, तो हम जो हैं अब दिवाली पर लाइट्स ना लेके हम दिए जलाते हैं। तो ये सारी सब इनिशिएटिव थी। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा किनको, इनको दिया जाएगा इस स्कीम के तहत,
स्किल अपग्रेड भी किया जाएगा, डिजिटल इनिशिएटिव भी होगा स्टूडेंट, और इनको ना मार्केट से लिंक किया जाएगा कि ताकि जो भी चीज़ें हैं वो मार्केट में भी ये बेच सके। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं स्कीम के तहत, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें ना देखो 15 दिन को यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ना ट्रेनिंग स्टाइफन, मतलब कि कोई भी है उसको 15 दिन तक ट्रेनिंग दी जाएगी और उसको स्टाइफन दिया जाएगा 500 रुपये का। और जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसको 15,000 रुपये भी दिया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। और इसके ज़रिए इसको 3 लाख, पहले 1 लाख दिया जाएगा और अप टू 2 लाख भी दिया जाएगा, मतलब अप टू 3 लाख तक दिया जाएगा। और वो डिपेंड करेगा कि वो लौटाता है या नहीं लौटाता है। और इसके ज़रिए इनको डेवलप करने के लिए तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ये सारी इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है, ये है, इनको 15 दिन तक एडवांस ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्टाइपेंड 15,000 दिया जाएगा ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके, और 3 लाख तक कोलेट्रल फ्री लोन भी दिया जाएगा। ओके, पहले 1 लाख फिर बाद में 2 लाख। ठीक है, समझ आया? तो ये सब याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे PLI स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। अगर बात करें तो ये लॉन्च 2020 में हुआ था स्टूडेंट, और अगर देखें तो ये बहुत मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, पहले समझो कि ये कौन से सेक्टर के लिए लाया गया था। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लाया गया था, ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाया गया था। और पहले जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक के लिए लाया गया था, धीरे धीरे इसको एक्सपेंड किया गया, और एक्सपेंड करते करते 14 सेक्टर तक इनको इंक्रीज किया गया है। तो ये टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट, या जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैंने बोला, इन सारे, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल हो गया, इन सब पर फोकस, मतलब टोटल जो है 14 सेक्टर पर फोकस किया जाएगा, यहाँ पर बोला गया है ये। ठीक है, तो 2020 ही लॉन्च, याद रखना। फिर इसको ना आगे आगे बहुत सारे सेक्टर के लिए अपग्रेड किया गया है, तो यहाँ पर ईयर ये लिखा हुआ है। इसको ना 5 ईयर का टारगेट है, 21-22 से 26-27 तक यहाँ पर बोला गया है। अब तक हम इसको बहुत सारे सेक्टर में लेके आएंगे, तो टारगेट ईयर भी याद रखना है। तो हमने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इन टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग सेक्टर, या जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं उसको प्रमोट करने के लिए PLI, दैट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ये लिंक क्यों बोला गया है कि मतलब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से लिंक होगा। अगर कोई इनपुट बना रहा है तो कोई आउटपुट बना रहा है ना, तो सब एक दूसरे से लिंक हो, सब एक दूसरे का को रिलेटेड काम करे, इसीलिए स्कीम लाई गई थी स्टूडेंट। ओके, ये फिर है ब्लू रेवोल्यूशन के लिए, मतलब कि हमारी जो फिशरी सेक्टर है उसको डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाया गया था 2020 में, है ना, 20-21 फाइनेंशियल ईयर में लाया गया था। इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर का है, हमने सोचा है 20 से 24-25 तक यहाँ पर बोला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है। ठीक है, तो हमारी जो फिशरी सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए स्कीम लाई गई थी। ठीक है, तो ये भी स्कीम इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट स्कीम हम देखेंगे, वो है स्वामित्व स्कीम। ये देखो, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। मैं स्कीम के बारे में बताती हूँ। बेसिकली ये स्कीम लाई गई थी, बहुत सारे गांव में ऐसे लैंड है या घर है जो कि रजिस्टर ही नहीं, ऑनर का पता ही नहीं है, तो किसके पास कितना एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं पता है, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं हुआ, ऑनर का पता ही नहीं है। तो ये स्कीम के जरिए क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसको ना बिल्कुल ही क्लियर करो कि वो किसका है इन रूरल एरिया, इशू लीगल ऑनरशिप कार्ड और एम्पावर रूरल कम्युनिटीज। अब इससे क्या होगा स्टूडेंट कि अगर ऑनर का पता होगा तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, मतलब कि रजिस्टर होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। कल को अगर गांव के उस लोगों को लोन लेना है तो वो कोलेट्रल के लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन पहले उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, प्रॉपर्टी के कागज़ ही नहीं है, स्लिप ही नहीं है, तो कैसे लोन ले सकते हैं। तो ये सब इनिशिएटिव लाया गया था। बेसिकली यहाँ पर डाटा कि किसके पास गांव में कितनी प्रॉपर्टी है, कितना घर है, ये सब करने के लिए, विलेज को मैपिंग करने के लिए लाया गया था।
ये 2021 में मतलब 24 अप्रैल 2021 को लाया गया था। और जो बॉडी है इम्प्लीमेंटिंग वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो ड्रोन बेस मतलब कि यहाँ पर जो देखा जा रहा था कि किसका घर कितना है, कितनी बाउंड्री है, वो ड्रोन बेस हो रहा था। ओके, यहाँ पर तो ऑनरशिप कार्ड यहाँ पर होगा, एम्पावर द रूरल कम्युनिटीज जो होंगी उनको एम्पावर किया जाएगा। ओके, ये स्कीम के तहत। चलो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। ये ना अभी तक मैंने फार्मर की बात करी थी आपको, है ना। यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए ये स्कीम लाया गया था। अब ये फरवरी 2019 को लाया गया था, गुजरात से इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ये सेंटर सेक्टर स्कीम्स है और यहाँ पर जो एलिजिबल होगा 18 से 40 और जिसकी इनकम लेस देन 15,000 है। ओके, ये है। और उसको पैसा मिलेगा मतलब कि रिटायरमेंट मतलब कि जब वो 60 साल का, आफ्टर 60 ईयर उसको 3,000 मिलेगा मंथली आफ्टर रिटायरमेंट मतलब कि 60 ईयर के बाद, मतलब कि फार्मर के लिए लेके आ गए। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनको भी तो हमने रिटायरमेंट मतलब कि आफ्टर 60 ईयर ना वो सरकार पर डिपेंड ना हो, इसीलिए सरकार ये सारी चीज़ें लेके आ रही है। तो ये किसके लिए लाया गया है, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी पेंशन लाई गई है। लेकिन उनको कंट्रीब्यूट किया जाए, उनको कंट्रीब्यूट करना होगा 55 से 200। मतलब कि ये डिपेंड करता है स्टूडेंट, इसका मतलब यही होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कब कौन से ईयर में रजिस्टर कर रहे हो, उसी के बेसिस पर आपको क्या देना होता है, पैसे देना होता है। मतलब ज़्यादा एज ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा और जब 60 ईयर हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, 3,000 पर मंथ मिलेगा। इसको फंड मैनेज करेगी LIC CSC ई गवर्नमेंट्स। ओके, तो ये मैनेज करेगी, तो ये स्कीम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो स्कीम, सामर्थ स्कीम है, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डर इन टेक्सटाइल सेक्टर। ये भी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सामर्थ स्कीम। ये लॉन्च हुआ 2017 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर बेसिकली जो हमारी टेक्सटाइल, अब देखोगे ना तो इसमें हम बहुत बेहतर कर सकते हैं टेक्सटाइल में। तो ये ना कहीं बहुत ज़्यादा, इसको ना बोला जाता है सनसेट इंडस्ट्रीज। सनराइज इंडस्ट्रीज वो होती हैं जैसे कि IT सेक्टर हो गया, हमारी कोडिंग सेक्टर हो गया, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है ना, तो उसको सनराइज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे टेक्सटाइल मतलब ट्रेडिशनल सेक्टर थी, वो इनकी ना ग्रॉस वैल्यू एडेड बहुत कम हो रही थी, तो इनको हम सनसेट में काउंट करने लग गए थे। तो सरकार ये स्कीम लेके आ रही थी कि हम टेक्सटाइल को भी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। ओके, ये है। तो स्किल लेबर इन टेक्सटाइल सेक्टर प्रोवाइड लाइवलीहुड ट्रेनिंग देंगे, प्लेसमेंट देंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देंगे। ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल टेक्सटाइल हम देखेंगे और इसका वैल्यू चेन मतलब वही है, वैल्यू एडेड हमने इंक्रीज करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट, इस स्कीम में ना जो स्पिनिंग है और जो वीविंग है वो एक्सक्लूड किया गया था। यस, जो कताई है और बुनाई है ना, वो इसको ना चलिए ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाए। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया। एक है, सॉरी स्टार्टअप आगे आएगा, ये स्टैंड अप इंडिया है। बेसिकली स्टार्टअप जैसा ही है, लेकिन इसमें ना स्टैंड अप मतलब कि जो ST हैं, SC हैं, वुमेन है, वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, है ना, अपना एंटरप्रेन्योर खोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसीलिए स्कीम लाई गई है। ये 2016 को लाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर एंटरप्रेन्योर किसको, ST SC और वुमेन को प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए, है ना, ये है। तो यहाँ पर देखो ग्रीन फील्ड एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ करवाया जाएगा। ग्रीन फील्ड क्या होता है, जो नए तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको होता है। तो ये स्टार्टअप इंडिया है। नेक्स्ट देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये कब आया था, 2016 में। अंडर एक है ना उज्ज्वला है, एक उजाला है। उजाला जो है स्टूडेंट वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, उज्ज्वला योजना है जो LPG के लिए है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए लाया गया था यहाँ पर
कुकिंग फ्यूल जो एलपीजी है वो वुमेन, मतलब कि बेसिकली हर गांव और गांव में एलपीजी सिलेंडर, आपको पता है कि पहले कहाँ पर जो है जो वुडन है या लकड़ियों से जो खाना बनाती थी महिलाएं, उनको क्या करना था, ये सब्स्टिट्यूट करे और वो एलपीजी सिलेंडर का यूज़ करे, इसलिए स्कीम लाई गई थी महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए, राइट। ये है तो वुमेन इन रूरल एंड लो इनकम फैमिली के लिए ये टारगेट किया गया था, एलपीजी सिलेंडर यहाँ पर लाया गया था इन द नेम ऑफ वुमेन, और इसमें सब्सिडीज भी मिलती थी। फाइनेंशियल एंड सोशल एम्पावरमेंट करना था वुमेन को, ये स्कीम लाई गई थी, उनके हेल्थ, एनवायरनमेंट और प्रोडक्टिविटी। हमें लगता है कि उससे बहुत अच्छा खाना बनता है, लेकिन उससे हेल्थ बहुत ख़राब होती है, इसीलिए ये स्कीम लाई गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कब आया? 2016। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्कीम है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, इसका मतलब भी पता होना चाहिए। स्टार्टअप क्या होता है कि जहाँ पर आपके पास नए नए आइडियाज़ है, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ है, इनोवेटिव कुछ नया करने के लिए उसको स्टार्टअप इंडिया बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो वेंचर कैपिटल है ना, वो इस पे पैसा देते हैं, नॉर्मल बैंक नहीं देता है। वेंचर कैपिटल क्या होता है कि आपकी ना आइडिया को सुनेगा और लगेगा कि हाँ आपकी आइडिया में कुछ दम है, आपकी आइडिया आने वाले साल में कुछ क्या कर सकती हैं, कुछ नया डेवलप कर सकती है, रिटर्न्स लेके आ सकती हैं, तो उसके बाद वो लोन देती हैं। नॉर्मल बैंक नहीं देता है स्टार्टअप के लिए, वो देता है वेंचर कैपिटल। ओके, ये है। तो अगर आपकी आइडियाज़ अच्छी लगी, मतलब कि इनोवेटिव लगी और उसमें लगा कि हाँ ग्रोथ हो सकता है इसकी आइडिया से, तो वो फंड इन्वेस्ट करती हैं। तो नॉर्मली वो बैंक ही होता है, लेकिन हम उसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं। तो ये 16 जनवरी 2016 को लाया गया था एंटरप्रेन्योरशिप को और स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, जॉब क्रिएट। बेसिकली हम बहुत ज़्यादा जॉब सीकर है ना, जॉब मेकर नहीं है, तो सीकर से मेकर बने, इसीलिए स्टार्टअप इंडिया लाया गया है। ओके, नॉट अ जॉब, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने बोल दिया। स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाए, इसीलिए इंसेंटिव दिया जाएगा, सपोर्ट्स दिया जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है कि बिजनेस करना कितना इजी होना चाहिए किसी पर्टिकुलर, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है स्टूडेंट, वो चीज़ है। यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया टीम जो है वो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। इसका फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि नॉर्मली ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये मैंने सारे स्कीम्स, मतलब बहुत सारे स्कीम्स मैंने आपको करवा दिया है, लेकिन मैं और भी बहुत सारे स्कीम्स अभी भी रहते हैं स्टूडेंट, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी और जल्द ही लेके आऊँगी, ताकि आप पहले ही इसको रिवाइज करके जाए। ठीक है, और करंट अफेयर में मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही। होप आप सभी को कुछ इनसाइट मिला होगा, कैसा लगा जरूर बताना स्टूडेंट चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से तैयारी करना और पेपर अच्छे से दे के आना। थैंक यू सो मच।